Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. हम लोग पिछले क्लास में मैकेनिक्स में 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किए थे, मोशन इन ए प्लेन, और उसमें सारे कंसेप्ट को डेवलप कर रहे थे। तो हम लोग एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सबका इंस्टेंटेनियस क्या है और एवरेज क्या है ये वेलोसिटी में भी देखे थे और एक्सीलरेशन में भी देखे थे इंस्टेंटेनियस क्या है और एवरेज क्या है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल केस में हमने कंसेप्ट को डेवलप किया था, इसलिए किए थे कि उससे हम 1D में भी आ सकते थे और 3D में भी बढ़ सकते थे। ठीक है, वो मिडिल में है। तो हम लोग 2 डायमेंशनल केस से स्टार्ट किए थे। आज इसको हम 1 डायमेंशन में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि 1D केस रहेगा तो कैसे काम करेंगे, 2D केस तो ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। तो हम यहाँ दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं। देखिए 2 डायमेंशनल केस में आपने क्या किया था। तो आप पहला काम करते थे कि आप 2 एक्सिस सिलेक्ट करते थे। ठीक है, 2 एक्सिस सिलेक्ट करते थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। पहला काम यही था कि हम पहले एक रेफरेंस फ्रेम बनाएं। तो ये 2D के लिए 2 दिशा के लिए 2 एक्सिस सिलेक्ट किए थे। अगर आपको 1 डायमेंशनल केस देखना है तो आप एक ही एक्सिस से काम चल जाएगा। तो हम सिर्फ एक एक्सिस सिलेक्ट करें। ठीक है, एक एक्सिस सिलेक्ट किए, एक्स एक्स डैश, और ओरिजिन ले ली। तो पहला अंतर यही आ गया। पहला अंतर हो गया कि यहाँ मेरा रेफरेंस फ्रेम में 2 एक्सिस था, यहाँ रेफरेंस फ्रेम में एक ही एक्सिस है। ओके, सेकेंड काम क्या किए थे, हमको कोई ना कोई रास्ता लेना था। किसी रास्ते पे पार्टिकल चल रहा है तो हम एक रास्ता सिलेक्ट करें। तो एक रास्ता बनाए, मान लीजिए इस तरह का रास्ता आ रहा है, ये पाथ बन गया आपका। ठीक है, तो ये सेकेंड काम हो गया, हम एक पाथ बनाए। 2D के लिए पाथ आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन 1 डायमेंशनल केस है तो एक ही दिशा में चलना है। तो यहाँ जो हम रास्ता बनाएंगे वो यही रास्ता भी बनेगा, क्योंकि जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, वही आपका पाथ बन जाएगा। तो ये आपका पाथ भी बन गया। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम क्या किए थे, तो इस पाथ पे वॉच करना शुरू किए थे। अब फिर से देखिए, आप देखे थे कि एट टाइम t1 हम सोचे थे कि टाइम t1 पे पार्टिकल A पॉइंट पे है। ठीक है, और ये कुछ देर के बाद मूव करते हुए टाइम t2 पे दूसरे समय पे ये B पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। तो हम A का पोजीशन कैसे निकाले थे, तो A का पोजीशन निकालने के लिए A पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट किए थे। जो वेक्टर आपको मिला था वो इनिशियल पोजीशन को बता रहा था R1 वेक्टर। ओके, और जो B पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे ओरिजिन से और हमें जो वेक्टर मिलेगा वो बाद के पोजीशन को बताएगा। ये फाइनल पोजीशन हो गया R2 वेक्टर। ठीक है, तो एट टाइम t1 पोजीशन A पॉइंट पे है, एट टाइम t2 पोजीशन B पॉइंट पे है। ये R1 वेक्टर से, ये R2 वेक्टर से। अब सेम काम हम यहाँ करें। तो मान लीजिए एट टाइम t1 पार्टिकल है A पॉइंट पे। अब चूंकि रास्ता 1D है तो इसी रास्ते पे कहीं ना कहीं पे होगा। तो एट टाइम t1 पार्टिकल है A पॉइंट पे, और कुछ देर के बाद एट टाइम t2 पार्टिकल पहुंच गया B पॉइंट पे। तो ये B पॉइंट हो गया। अब A का पोजीशन आप कैसे देखेंगे, तो A को हमको ओरिजिन से जोड़ना होगा। ओरिजिन से जोड़ेंगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, इसको हम लोग R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। ये इनिशियल पोजीशन हो गया R1। और अगर हम इसको सिर्फ अगर डिस्टेंस के टर्म में लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट है x1, मतलब ओरिजिन से x1 दूरी पे है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ चूंकि 1D में एक ही कोऑर्डिनेट से काम हो जाता है तो केवल हम x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, और 2D में 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो आप इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में भी बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ A पॉइंट है तो इसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक x1 और एक y1। x1 y1 2 कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको सर्टेन दूरी x दिशा में चलना होगा, ये x1 दूरी हो गया।
और सर्टेन डिस्टेंस y दिशा में चलना होगा, ये y1 दूरी होगी। तो हम x1i और y1j के रूप में इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो r1 वेक्टर को हम x1i प्लस y1j लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो दिशा में दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। अगर हम 1D की बात करें तो हम सीधे एक ही कोऑर्डिनेट से काम हो जाएगा मेरा, तो हम r1 को x1i लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ गए आप। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, आप वेक्टोरिकली भी यूज कर सकते हैं r1 r2 लेके, या आप सिर्फ स्केलर यूज करें कि ये दूरी मेरा x1 है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लें, B पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो x2 है। तो आप यहाँ 1D में आपको एक सुविधा है कि आप यहाँ स्केलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि x1 पॉजिटिव है तो टुवार्ड्स राइट होगा, x1 निगेटिव है तो टुवार्ड्स लेफ्ट होगा। यहाँ प्लस और माइनस साइन ही आपको दिशा को बता देगा। तो हम दोनों ही काम कर सकते हैं, स्केलर भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम 1D में स्केलर ही यूज करें तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, हम वेक्टर इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आप देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिगर को ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख के आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप देखिए, इनिशियल पोजीशन हम निकाल चुके हैं। इनिशियल पोजीशन यहाँ r1 है x1i प्लस y1j और यहाँ है r1 इज इक्वल टू x1i। हम इसको स्केलर फॉर्म में अगर लिखें तो इनिशियल पोजीशन को सीधे x1 लिखेंगे। यहाँ नो वेक्टर इज रिक्वायर्ड, किसी वेक्टर की जरूरत नहीं है, केवल प्लस और माइनस साइन इसके दिशा को बता देगा, ठीक है। ये आपको सुविधा मिल रही है 1D केस को स्टडी करने के लिए। फिर फाइनल पोजीशन को हम x2i लिख सकते हैं r2 वेक्टर के रूप में, और स्केलर में यूज करें तो सीधे x2 लिखें। यहाँ भी आपको सिर्फ प्लस माइनस साइन से दिशा पता चल जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप निकाल लिए दोनों ही सिचुएशन में। तो पोजीशन जब पता चलता है तो अब हम चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हैं। चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो हम चेंज इन पोजीशन निकालें। चेंज इन पोजीशन कैसे निकलेगा, तो चेंज इन पोजीशन के लिए क्या करते हैं, चेंज इन पोजीशन बोलें या डिस्प्लेसमेंट बोले, आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को घटाते हैं, है ना। तो r2 वेक्टर में से r1 घटा लें तो चेंज इन पोजीशन मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको डेल्टा r लिखेंगे। तो या तो आप r2 माइनस r1 रहने दें, या अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में r2 को लिखिए तो r2 को आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1i, और आप r2 में से r1 घटा लें तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 को हम लोग डेल्टा xi भी लिख सकते हैं, ये x कोऑर्डिनेट में होने वाला चेंज है, और y2 माइनस y1 डेल्टा yj लिख सकते हैं। तो या तो आप इसी फॉर्म को याद रखें या आप इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 2D में आप चेंज इन पोजीशन निकाल के देखें। ओके, हम यही काम 1D में करेंगे तो क्या होगा, तो 1D में करेंगे तो चेंज इन पोजीशन निकालेंगे या डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ डेल्टा x लिखेंगे। डेल्टा x इज व्हाट, तो x2 फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1। ओके, तो यहाँ आया डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और यहाँ आया डेल्टा r, यहाँ हम लोग वेक्टोरिकली यूज कर रहे हैं r2 माइनस r1। ओके, टाइम इंटरवल क्या है, तो टाइम इंटरवल तो दोनों ही सिचुएशन में एक ही है। आप t1 और t2 के बीच में देख रहे थे, तो डेल्टा t यहाँ भी आएगा t2 माइनस t1, और डेल्टा t यहाँ भी आएगा t2 माइनस t1। ओके, चलिए, तो आप 1D और 2D में पहला अंतर देख लिए कि हम पोजीशन कैसे देखेंगे और चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे। ओके, टाइम इंटरवल में अंतर देख लिए। अब आते हैं अगले टर्म को, एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं कि वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल में निकालते हैं, तो ये होता है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ये आपका एवरेज वेलोसिटी था।
और इस एवरेज के लिए हम ये साइन यूज किए थे। तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और डेल्टा आर को हम R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। फिर R2 का वैल्यू डाल दें x2i प्लस y2j, और R1 का डाल दें x1i प्लस y1j, और इसको घटा लें। ठीक है, T2 माइनस T1 से भाग दे दें, तो घटाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा i वाला एक जगह x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1 इंटू आई, और फिर j वाला एक तरफ y2 माइनस y1 बाई T2 माइनस T1 इंटू j। अब इसको हम लोग डेल्टा x बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा टी आई, और इधर डेल्टा y बाई डेल्टा टी इंटू j, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही फॉर्म याद रखें तब भी काम हो सकता है। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम। ओके, अब सेम 1D में काम करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर सेम कंसेप्ट, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, कितना यूनिट टाइम में क्या चेंज इन पोजीशन हुआ। तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी लेंगे तो फिर यहाँ एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अब यहाँ वेक्टर हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्केलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 यहाँ प्लस और माइनस साइन ही दिशा बताएगा। हम जो भी वैल्यू डालेंगे उससे पता चल जाएगा। तो x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। हम चाहें तो वेक्टोरिकली यूज कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को, जो हम यहाँ यूज करते हैं सेम कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो R2 माइनस R1 आएगा, लेकिन यहाँ चूंकि एक ही कोऑर्डिनेट है तो x2 माइनस x1 इंटू आई आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट आ रहा है x और y, और यहाँ सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। 1D में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, 2D में दो कोऑर्डिनेट, और इसी कंसेप्ट को अगर हम 3D में एक्सटेंड करें तो क्या होगा, एक तीसरा टर्म यहाँ z कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा। ओके, तो इससे समझ हम क्या रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि मोशन 1D हो 2D हो या 3D हो, कंसेप्चुअली जो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग काम करते हैं। एवरेज वेलोसिटी है मतलब हमें चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल से भाग देना है, तब एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। 1D है तो एक कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे, 2D है तो दो कोऑर्डिनेट को देखेंगे, 3D है तो तीन कोऑर्डिनेट को देखेंगे। ओके, तो इससे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग फिर आगे बढ़ें। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्म आ गया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता है। हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं और उसमें लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं डेल्टा टी को छोटा करके, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करके, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाता है। तो सेम काम करेंगे यहाँ भी। ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी था, और हम टाइम इंटरवल को छोटा करके लिख लें तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी आ गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आ गया। तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी यूज करेंगे हम लोग। सेम अगर वन डायमेंशनल केस में आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए और एवरेज वेलोसिटी निकाल के लिमिट ले लिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करके। जब हम टाइम इंटरवल को बिल्कुल छोटा कर लेते हैं तो किसी इंस्टेंट पे आ जाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसमें जब हम लिमिट लेके डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते हैं तो इस पूरे ही सिंबल को आप कैलकुलस से जानते हैं, इसे डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आ गया वन डायमेंशनल केस के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही कोऑर्डिनेट, केवल x कोऑर्डिनेट के बदलने का रेट निकाल रहे हैं हम लोग डी एक्स बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वन डायमेंशनल केस में केवल एक कोऑर्डिनेट के बदलने का दर निकालिए, और 2 डायमेंशनल केस में हमें 2 कोऑर्डिनेट के बदलने का रेट निकालना पड़ता है। इसे हम लोग एक बार फिर से देख लें
कि 2 डायमेंशनल केस में 2 कोऑर्डिनेट के बदलने का दर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आप v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी लिखते हैं, या यूँ कहें कि हम लोग जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग वैल्यू लेके, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, इसमें लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0 करके, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा आर को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए अब इसको हम लोग देखते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ठीक है, डेल्टा आर को लिखा जा सकता है। ये कैसे आया, तो आप कैसे निकालेंगे इसे, तो आपको पता है कि R2 में से R1 घटाते हैं, R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को घटाते हैं, तो आपको मिलता है डेल्टा आर। ओके, डेल्टा आर मिलता है। अब R2 वेक्टर क्या था, तो R2 वेक्टर था x2y प्लस y2j। ठीक है, ये x सेकेंड जो t2 टाइम में जो b का जो पोजीशन था उसका 2 कोऑर्डिनेट था x2 y2, और इसमें से हम घटा दें इनिशियली टाइम t1 पे जो a पॉइंट पे है उसके पोजीशन को, तो उस पोजीशन का कोऑर्डिनेट था x1i प्लस y1j। ठीक है, तो R2 में से R1 आपको घटाना है, तो x2 में से x1 घटा लीजिए, तो इसको आप लिखेंगे x2 माइनस x1 इंटू आई और प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब x2 माइनस x1 इसी को हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा x, ये x कोऑर्डिनेट में होने वाला चेंज, और प्लस y2 माइनस y1 को लिखे डेल्टा y जे, ये y कोऑर्डिनेट में होने वाला चेंज। तो डेल्टा r को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब इसको 2 हिस्से में तोड़ लीजिए, एक आई वाला, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, पहला टर्म आ गया, आई अलग हो गया, और दूसरा टर्म लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इंटू जे। ओके, अब ये एक्चुअली क्या है, तो ये डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी आई, और ये टर्म डी वाई बाई डी टी जे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v जो है वो v डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिख दें, जहाँ वी एक्स क्या है, तो वी एक्स हो गया डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई क्या है, तो डी वाई बाई डी टी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी, मान लीजिए ये रास्ता है, आप कहीं भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे आप वेलोसिटी निकालने के लिए आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये वेलोसिटी हो गया इस इंस्टेंट पे। तो इस वेक्टर v को हम दो दिशा में तोड़ लें, एक x दिशा में, तो x दिशा में तोड़े तो vx, और y दिशा में तोड़ ले तो vy। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं vxi प्लस vyj लिखा जा सकता है। ये आप वेक्टर के कंपोनेंट के हिसाब से जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम 2 या 3 दिशा में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये vx एक्चुअली क्या है, x दिशा का वेलोसिटी, और ये vx आएगा कैसे, तो हम vx के लिए लिखें dx बाई डी टी आई, मतलब x कोऑर्डिनेट के बदलने का दर, और dy को लिखें dy बाई डी टी इंटू जे, मतलब ये y कोऑर्डिनेट के बदलने का दर। तो वही चीज है, अगर सिर्फ एक ही दिशा में देखना है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में है तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा, और हमको एक ही कोऑर्डिनेट के बदलने का रेट निकालना होगा, तो वही यहाँ आ रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। 1 डायमेंशनल केस में एक कोऑर्डिनेट के बदलने का दर, और 2 डायमेंशनल केस में 2 कोऑर्डिनेट के बदलने का दर, जहाँ हम लोग vx को dx बाई डी टी लिखे और vy को dy बाई डी टी लिखे। और इसी में जब 3 डायमेंशनल केस होगा तो एक टर्म और ऐड हो जाएगा dz बाई डी टी, यहाँ z कोऑर्डिनेट के बदलने का दर, और इसमें हम लोग k यूनिट वेक्टर से गुना कर लेंगे।
तो ये 3 डायमेंशनल केस हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 दिशा में कंसेप्ट को बिल्डअप करना सबसे आसान है। 2 दिशा से हम स्पेशल केस में 1D में भी आ सकते हैं और 3D में भी जा सकते हैं। 1D में आना हो तो y कोऑर्डिनेट को 0 कर लें और 3D में जाना हो तो z कोऑर्डिनेट को ऐड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी का टर्म समझ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग एक्सीलरेशन टर्म को भी देख लें। एक्सीलरेशन क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था। तो आपका जो 2 डायमेंशनल केस में जो आप बनाए थे, जो फिगर, जो रास्ता था, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए थे तो ये यहाँ की वेलोसिटी था v1, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए थे तो ये यहाँ की वेलोसिटी थी v2। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 में से v1 घटा लिए तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया v2 माइनस v1, इसको हम लोग डेल्टा v लिखे। ठीक है, तो टाइम इंटरवल तो आपका उतना ही था, डेल्टा t t2 माइनस t1, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल किए तो आपको एक एक्सीलरेशन मिल गया। इस एक्सीलरेशन का नाम हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन देते थे। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t करने से आपको एवरेज एक्सीलरेशन आ गया। सेम काम जब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ तो मेरा रास्ता बिल्कुल एक ही एक्सिस के अलॉन्ग था, इसी में ए पॉइंट था, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी अगर v1 मान लें और बी पॉइंट पे वेलोसिटी v2 मान लें। ठीक है, तो यहाँ हमें वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर v1 का वैल्यू प्लस है तो टुवार्ड्स राइट मूव कर रहा है और माइनस है तो टुवार्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस साइन ही आपको डायरेक्शन बता देता है। तो इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, फिर चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, टाइम इंटरवल उतना ही है t2 माइनस t1। अब हम फिर भाग दे दें तो एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ अंतर सिर्फ वेक्टर का है। 2 डायमेंशनल केस में हम लोग वेक्टोरिकली यूज कर रहे हैं और 1 डायमेंशनल केस में स्केलर के रूप में यूज कर रहे हैं। फार्मूला सेम है और कंसेप्ट भी सेम है। ये आपका एवरेज एक्सीलरेशन का हो गया। और इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो किसी इंस्टेंट पे हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकाल के उसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं तो काम हो जाता है। तो हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन निकालिए डेल्टा v बाई डेल्टा t करके और इसमें लिमिट ले लीजिए डेल्टा t टेंस टू 0 करके। तो इसी को आप dv बाई dt लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt। सेम काम 1 डायमेंशनल केस में भी करेंगे। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t में हम लोग लिमिट लगा लिए डेल्टा t टेंस टू 0, तो ये भी आ गया dv बाई dt। तो यहाँ स्केलर फॉर्म में, यहाँ वेक्टर फॉर्म। तो आपने 4 कंसेप्ट को देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन। अब इन चारों ही रिजल्ट को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके देखें कि क्या आएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसको इस साइन से घेर के लिखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का आ गया dr बाई डेल्टा r बाई डेल्टा t, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्म आ गया। आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्म हम लोग यही याद रखेंगे, डेल्टा r बाई डेल्टा t। ठीक है, अब इसे आप चाहें तो बदल सकते हैं। डेल्टा r r2 माइनस r1 बाई t2 माइनस t1 है। r2 को फिर आप x2 माइनस x1i बाई t2 माइनस t1 और r1 को y2 माइनस y1j लिख सकते हैं। तो इसको डेल्टा x बाई डेल्टा ti और डेल्टा y बाई डेल्टा tj इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेनली हम लोग इस फॉर्म को याद रखेंगे। ये 2D केस के लिए हो गया। और 1D केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डेल्टा x बाई डेल्टा t, क्योंकि यहाँ सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखना रहता है, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t होगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया दोनों ही केस के लिए। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए इसी में हम लोग लिमिट ले लेंगे डेल्टा t टेंस टू 0 करके। ठीक है, तो डेल्टा t टेंस टू 0 करके हम लोग
दोनों ही केस में यहाँ भी लिमिट लगा, यहाँ भी हम लोग डेल्टा टी टेंस टू 0 कर लें। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल के और उसमें लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ फॉर्म आता है dx/dt और यहाँ फॉर्म आता है dr/dt। यहाँ वेक्टोरिकली देखना है और यहाँ स्केलर फॉर्म में देखना है, ठीक है। तो ये सेकेंड रिजल्ट हो गया दोनों ही केस में। अब तीसरा है एक्सीलरेशन निकाल के देखें, तो एवरेज एक्सीलरेशन देखें। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन के लिए हम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, तो डेट इज डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये 2 डायमेंशनल केस के लिए हो गया डेल्टा v बाई डेल्टा टी। और यहाँ सिर्फ वेक्टर हम हटा दे रहे हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यहाँ काम हो जाएगा। यहाँ भी सेम फॉर्म आ रहा है। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसमें अब लिमिट ले लें, टाइम इंटरवल को छोटा कर लें। तो एवरेज एक्सीलरेशन में डेल्टा टी टेंस टू 0 कर लेंगे, तो आपको dv/dt आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो इस तरह से हम चारों रिजल्ट को एक जगह इकट्ठा कर चुके हैं। 4 रिजल्ट हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। A = dv/dt और यहाँ भी A = dv/dt ही है, लेकिन वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो आप 4 कंसेप्ट समझ चुके हैं। 4 कौन कौन सा टर्म, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन। 1D हो, 2D हो, 3D हो, तीनों ही केस के लिए, ठीक है। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल बना के भी देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करके ये सारे चारों टर्म को निकाल सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, और चारों ही टर्म को निकाल के देखेंगे। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।